बगला कर खेती करवाना बेकार है। 50,000 रुपया बीघा का आराम से आप ये साल का मुनाफा आराम से दे सकती है। लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि बिना जहर डाले आपकी खेती संभव नहीं है। अब ये निकले कैसे साहब? लगभग बताता हूँ मैं 3 बीघा जमीन थी जिसमें 2,70,000 रुपये पपीता अभी तक बेच चुका हूँ। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में आप ये पपीते की खेती कहीं भी कर सकते हैं। और मेरा ये चैलेंज है कि जहर से जमीन बंजर भले हो सकती है, उपजाऊ कतई नहीं हो सकती, जिसको अपनी भाषा में राजस्थानी भाषा सूंटा भी कहते हैं। सूंटे के साथ में बारिश हो रही है तो ये मान के चलो आपका फार्म सोया मिलेगा सुबह। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक्सप्लोर साथी के इस नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हमारे साथ में हैं अशोक जी, जो कि एक कृषक है, व्यापार वर्ग से संबंधित है। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें ऐसा ये क्या कर रहे हैं, क्या शुरू से ही इसमें थे या बाद में आए, कैसे इन्होंने पपीते की खेती को इतना ऊंचे लेवल पे लेके गए, वो भी ऑर्गेनिक बेस पे। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अशोक शर्मा है। अब आप ये सवाल जब पूछ लिया, मैं जवाब आपको एडवांस पहले दे देता हूँ कि जैविक खेती का कैसे मूड बनाया, क्यों खेती की। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहला शायद किसान होगा इस एरिया में जो नॉन मैट्रिक हूँ। काफी घर की परिस्थितियां और मजबूरी ऐसी रही कि मेरे को पढ़ाई छोड़कर के बीच में और विदेश जाना पड़ा। 21 साल का मेरा टूर रहा, जिसमें दुबई, सऊदी अरब और कुवैत की मैंने यात्राएं की। और जैसी मैंने मेहनत की उसने भगवान ने रिजल्ट भी मेरे को दिया। अच्छा रिजल्ट। क्या काम करने गए थे वहाँ पे? मैं यहाँ तो वहाँ स्टार्टिंग में तो लेबर वर्क करने गया था, उसके बाद मैं पेंटिंग का काम सीखा, उसके बाद मार्बल का काम सीखा, फिर थोड़ी नॉलेज काफ़ी हो गया। वहाँ क्या कि प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए। अरब देश में आपको भाषा और प्रैक्टिकली ज्ञान है तो थ्योरी ज्ञान जीरो हो तो भी आप चलेगा, आपका काम चलेगा आराम से। तो मैंने फिर मार्बल का काम किया, फिर फॉरमैन बन गया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर की अच्छी जैसे मेहनत की उसका भगवान ने फल अच्छा दिया मेरे को। फिर क्या 21 साल बाद में जब मैं यहाँ लौटा गाँव, जैसे मूड हुआ कि खेती बाड़ी करेंगे तो घर वालों से राय ली कि क्या पोजीशन है खेती में। तो ये मेरा 30 बीघा खेत है। इसका जब रिजल्ट मैंने देखा तो मीटर में 0.000 आ रहे। फिर 1 साल मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ बदलाव किया, फिर वही 0.000। अच्छा, ये आइडिया क्यों आ रहा है? आइडिया किसने दिया आपको खेती करने का? खेती करने आइडिया जब इस खेती का पारंपरिक खेती का जो रिजल्ट देखा ना मैं कि हर तरफ से 0 आ रही है, तो फिर करें क्या और खेती का फायदा क्या है। लाइट कनेक्शन है, मोटर का खर्चा है, लेबर है, ट्रैक्टर है, खाद है, बीज है, ये है वो है। मैंने जब गहराई से इसका अध्ययन किया तो ऐसा लगा कि ये जो पेस्टिसाइड, ये जो जहर खरीद रहे मार्केट से, इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसान का लॉस हो रहा है। इसकी वजह से ये बजट लास्ट में जो 0.0 बता रहा है। किसान का कैसे हो रहा है? किसान ये हो रहा है, बताऊं मैं आपको। यूरिया का कट्टा लाने चाहिए, अच्छा, DAP का कट्टा लाने चाहिए। एक DAP का कट्टा आज की तारीख में 1300 रुपए का 50 किलो का कट्टा आता है। अब उसको कितनी डालनी है, क्या डालनी है, न तो किसी दुकानदार को प्रॉपर मालूम है, न किसी किसान को प्रॉपर मालूम है। कोई कितनी बता रहा है, कोई कौन सी फसल में कितनी बता रहा है, कोई किसी का कोई चीज का मेजरमेंट नाम की चीज नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये सब जंगल झाड़ हटा करके छोड़ो, खेती करना ही नहीं है। बैठे बैठे दिमाग भाई, तो मेरे घर में 2 पौधे थे पपीता के। अच्छा। उनमें फल देखा तो काफी मीठा फल और काफी स्वादिष्ट फल। अब साहब वो पौधे में कहाँ से लेके आया, कौन से नर्सरी लेके आया, काफी तलाश की, नहीं मिला रिजल्ट। एक दिन ऐसे मैं चला गया पुष्कर में। मैंने पूछा साहब ऐसे पौधे थे, तो बोले वो ये पौधे तो आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, वो हो सकते हैं। कौन से पौधे हो सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि रेड लेडी 786 का ये पौधा। तो साहब मैं मध्य प्रदेश पहुंच गया, गुजरात पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र की खेती देखी, एक पौधे की सिर्फ खाली इस पौधे का रिजल्ट लेकर के ये पौधा कहाँ मिलेगा, इसकी हमको खेती करनी है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूँ कि हर किसान के मन में जिज्ञासा होती है कि यार कुछ करें नया आप, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा। मेरे को सब ने मना करने के बावजूद मैं महाराष्ट्र की खेती देखी तो वहाँ की जमीन अलग थी, गुजरात में गया तो वहाँ का पानी और जमीन, जलवायु तीनों अलग थे। मध्य प्रदेश में जाके देखा तो लगा कि समथिंग राजस्थान, लगभग राजस्थान के सेम जैसा है। तो वहाँ ट्राई की, तो पौधों का पता किया तो बोले साहब पौधे की ये रेट लगेगी, ये ऐसे भेजेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अभी खेती नहीं करके 1000 पौधों का बगीचा लगाते हैं। तो आपके जैसे काफी महानुभाव, अच्छे समझदार लोग आए मेरे पास, बोले भैया अच्छे किसान कान पकड़ गए
आप यार जिस जाति से बिलोंग करते हो उसमें पहली बात तो खेती का इतना वर्चस्व नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, पहले बताया तो आपको। तो काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए कि आपने कैसे चुनाव किया, और काफ़ी अभी भी आते हैं, लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि आप ब्राह्मण होकर ये इसका पपीते का चुनाव कैसे किया, खेती का कैसे मानस बनाया। तो मैं सोचा कि यार एक अच्छा किसान ये काम कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं इसकी खेती करके देखें। सब मेरे यार दोस्त, मेरे परिवार के सब मित्रों ने मना किया कि पपीते की खेती में राजस्थान में कोई सक्षम नहीं हुआ और आप ये खेती मत करो, बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं किसी के नहीं सुन करके 1000 पौधों का जो मेरा लक्ष्य था उसको कम करके मैंने 750 पौधों का प्लांट, आप जो देख रहे हैं, आप पहले भी रिकॉर्डिंग करके लेके गए, वही प्लांट है, वही पौधे, 750 पौधे लगाए थे। और भगवान की कृपा 3 बीघा ज़मीन में, शिखर के नाप से 3 बीघा ज़मीन में 726 पौधों का मैंने प्लांट लगाया था। हो सकता है कोई थोड़े बहुत पौधे मर गए, उनकी और एज हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल पहले आपकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और अब क्या हुआ, जैसे ही इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुई, दुनिया आने लगी, देखने लगे, यूट्यूब वाले आप जैसे महानुभाव पधारे, लोगों में मैसेज गया। फिर लोगों को मैं बोला कि देखो आप यूट्यूब में देखो, यूट्यूब वाले को की चीज़ अलग है, आपकी चीज़ अलग है। यूट्यूब के माध्यम से मेरे नंबर मिले तो आप मेरे फार्म पे आओ। मैं बोला जिसको पौधे लेने हैं आप 30 जनवरी पहले मेरे संपर्क करें। मैंने पौधे तैयार कर ली है, 20,000 पौधे मेरे पास हैं। वो पहले आओ, पहले वो पाओ वाली बात है। और अब इसमें और राधेश्याम जी होता क्या, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से एक किसानों को बहुत अच्छा संदेश देता हूं कि बाजार में नकलीपन बहुत ज़्यादा है। आप खाद ले लीजिए, आप बीज ले लीजिए, आपने खाद के बारे में सुना होगा, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट को सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर है, वो जब नकली हमारे राजस्थान में बन सकती है तो आप बीज की कहाँ ऐसा करते हैं आप। तो इसका बीज है, बाहर का विदेश का बीज है, ये रेड लेडी 7 ताइवान का बीज है। अब इसका चुनाव क्यों किया, पहले तो आपको ये क्लियर कर देता हूँ मैं। इसका चुनाव इसलिए किया कि देखिए झारखंड की अमीना है, झारखंड की है VNR अमीना और सबदब, ये वैरायटी झारखंड की है। 14 नंबर 15 नंबर है महाराष्ट्र और गुजरात की है। अच्छा, बहुत सी लगभग मेरे जहन में जहाँ तक मैं जाकर विजिट करके आया हूँ 17 तरह की पपीता की खेती होती है। अब कौन सी सर्वाइव करती है, ये रेड लेडी का ही मैंने क्यों चुनाव किया कि रेड लेडी इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आपका पानी की फ्लोराइड कैपेसिटी 1000 के समथिंग है तो आप आंख बंद करके खेती कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पानी में फ्लोराइड की आपकी 1000 तक TDS बता रही है, आपका मीटर या टेस्ट करवा लीजिए, 1000 TDS तक आपका पानी है तो पपीते की खेती आप निसंकोच कर सकते हैं। अच्छा, और इससे ज़्यादा अगर पानी में फ्लोराइड है तो फिर आपको 60 और 40% बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए और 40% ये पानी इकट्ठा कीजिए, आप खेती करना संभव कर सकते हैं। अब सर जी, सब लोगों ने मेरे को डराया क्यों, उनका भी कहना सही है। हमारे राजस्थान में विशेष तौर से चूरू, झुंझुनू और सीकर में ठंड का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है। -0 डिग्री टेम्परेचर जाते ही ये पपीते आप जो देख रहे हैं, आज तो जनवरी, ये पौधे आपके सामने बच गए हैं। मैं शायद बहुत बड़ा लकी आदमी हूँ कि पौधों को एक पत्ता भी नहीं जला है, लोगों के फार्म खाली हो गए। तो इसको आपको लो टनल का एक कपड़ा आता है, मार्केट में बहुत महंगा नहीं है, किसान के बजट में आता है। उससे आप इसको दो फसल जहाँ तक लेंगे वो कपड़ा खराब नहीं होगा। आपको 60 दिन रखना है, फिर उसको खोल करके फोल्ड करके आराम से रख दीजिए, फिर नेक्स्ट फसल रख दीजिए, फिर खोल के फोल्ड करके रख दीजिए। 2 महीना की बात है, 60 दिन रखना है इसको। अगर आप ठंड में इस पौधे को बचा ले गए तो मेरा रिजल्ट आपके सामने, ये 2 साल के पौधे हैं। लगभग बताता हूँ मैं 3 बीघा ज़मीन थी जिसमें 2,70,000 रुपये पपीता अभी तक बेच चुका हूँ। और हल्की से हल्की अगर पपीता रही मेरी अभी जो मौजूद है, 1 लाख रुपए की फसल अभी आपके सामने है, आपके कैमरा में दिखाई। सर्वाइव करवेगा ये पौधा, ये 2 साल तक। अगर आप फरवरी में पौधा लगाते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट में और नवंबर में आप हार्वेस्टिंग के लिए, तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। पौधा तोड़ने 2 साल तक करेंगे तुड़ाई। उसके बाद में आप कंटिन्यू 1 साल तक तोड़ते जाइए, नीचे तैयार होगा, पक जाएगा, ऊपर बीच में फल तैयार हो रहा है, ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, कंटिन्यू रहेगी। 2 साल के बाद में क्या होगा, 2 साल के बाद में आपको फ्रूट तो मिलेंगे लेकिन उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, उनकी साइज छोटी हो जाएगी और लगना कम हो जाएगा। तो उसके बाद में आप जगह तो लगभग राजस्थान में हर किसान के पास 5-7 बीघे ज़मीन तो हर किसान के पास मिल ही जाती है। तो उस जगह को छोड़ करके नेक्स्ट में आप तैयार कर लीजिए, जब तक आपका काम चलते रहेगा। भाई खर्चा पानी आराम से लास्ट टाइम तक आप ये पपीता निकालते रहेगी, जब तक आप इसको काट के हटाएंगे नहीं तब तक। ये नहीं कि पौधा खड़ा है सही, आपको कुछ नहीं देगा, कुछ ना कुछ देगा। यही है कि साइज पर उसकी फ्रूट की साइज कम हो जाएगी और क्वांटिटी में कम हो जाएंगी।
ये बात, इसके लिए इस पपीते का चुनाव किया और पारंपरिक खेती को छोड़ करके और जैविक का क्यों चुनाव किया। अब सवाल आता है जैविक का क्यों चुनाव किया। सर जी, मैंने देखा है मेरे जीवन में कि जहाँ आर्टिफिशियल भोजन जिस घर में बन रहा है, जंक फूड लोग जो खा रहे हैं और तरह तरह के हाई डोज के जो फ्रूट आ रहे हैं ना बाहर से केमिकल वाले, वो जिस घर में मैंने देखा है, मेरे यार दोस्तों को देखा है, मेरे रिश्तेदारों को देखा है, जिस घर में ज़्यादा केमिकल वाला सामान आ रहा है उस घर में ही बीमारियां ज़्यादा है। ये मैंने अपना मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। कैसे? अब एक दो मेरे रिश्तेदार में नाम तो आपके वीडियो अभी नहीं बता सकता और बताना उचित भी नहीं, किसी का नाम नहीं निकालना चाहिए। एक दो मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे खास मित्र हैं, या मानो एकदम बहुत नज़दीकी मित्र है, उनके यहाँ जाता हूँ तो तरह तरह के ये खा लो जी, वो खा लो जी, फलाना खा लो जी, सब पैकिंग का आइटम और जंक फूड। तो मैं बोलता भी हूँ, मैं देखो मैं तो देसी भोजन करने वाला आदमी और देसी खाने वाला आदमी, देसी चाहिए मेरे को, तो आर्टिफिशियल से मेरे को पसंद नहीं है। फिर मैं क्या घूम करके रिजल्ट देखा कि हार्ट अटैक, बीपी, शुगर ये राजस्थान में और पंजाब में सब चीज़ें ज़्यादा क्यों है। तो देखा यहाँ कि भाई साहब जो खेती में पॉइजन डाल रहे हैं, जो जहर डाल रहे हैं, सब्जी में जो स्प्रे हो रहा है जहर का, अब आप मानेंगे नहीं, एक समय ऐसा वाकया हुआ कि मेरे गांव से शिकर की दूरी है 40 किलोमीटर। मैं दिन में शिकर गया था बाइक से, वापस आ रहा था शाम को, तो किसी भाई ने, किसान भाई ने पॉइजन का स्प्रे कर रखा था, कीटनाशक का। आप नहीं मानेंगे राधेश्याम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट बता रहा हूँ, ये मेरे में बीती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बाइक से आ रहा तो मेरे को उस दुर्गंध से ऐसे महसूस जैसे वोमिटिंग हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी। मैं रास्ते चलता बाइक पर थे, बाइक पर जा रहा हूँ, मैं रास्ते चलने वाला आदमी व्यक्ति हूँ। अब ये सोचो कि मेरे को उल्टी जैसी नौबत आ रही है, उस किसान की क्या हालत होगी जिसके खेत में ये पॉइजन डाला गया है और ये जो जहर डाला गया है, उस अनाज को वो लोग जो खाएंगे उसका क्या क्या हाल हो सकता है, ये आप सोच लो। तो मैंने डिसीजन लिया कि अपनी 30 बीघा ज़मीन है, लिमिटेड पानी है, अब पारंपरिक खेती को छोड़ करके 2 बीघा अनाज, 2 बीघा गेहूँ और 2 बीघा बाजरे की खेती, ये मुख्य खेती है राजस्थान की, ये दोनों करनी है। 101% जैविक करनी है, गोबर खाद में करनी है, केचुआ खाद में करनी है, वर्मी कंपोस्ट में करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। भले ही हमको 4 क्विंटल की बजाय 1.5 क्विंटल हो। जिस दिन मैंने जैविक पपीते की खेती स्टार्ट की तो कई आदमी बोले यार वो गंदे का स्प्रे कर दो, इसका स्प्रे कर दो, फलाना कर दो, ढिकड़े कर, इनको क्यों ढक रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं बोला भाई मैं ढक रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये पपीता मैं भी तो खाऊंगा, अभी आप आए आपको भी खिलाएंगे, आप तो गेस्ट हो, आप तो मेहमान, आपके बच्चे भी तो खाएंगे। और मेरा ध्येय ऐसा रहा कि जिस किसान के पास जैविक खेती है और वो किसी को फल मार्केट में बेचने जाता है तो इतना प्रफुल्लित तो इतना खुशी होकर जाता है कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर आप जैविक खेती करते हैं और आपका अनाज मार्केट में आप लेके जा रहे हैं, आपकी फ्रूट लेके जा रहे हैं, आपकी सब्जी लेके जा रहे हैं, तो सीना तान के ठोक बजा के जाइए कि भाई साहब पहले टेस्ट करो, इसको यूज करो, उसके बाद में पेमेंट करो, पहले पैसा नहीं चाहिए। एक बार आपने जैविक किसी को खिला दिया तो आगे आपको मार्केटिंग करने की, एड देने की और पैम्पलेट छपवाने की आवश्यकता नहीं है, आपका खेत लोग ढूंढ लेंगे। मैं दो काम करता हूँ, एक शहद का उत्पादन करता हूँ, मधुमक्खी का मेरा काम है विशेष, और ये पपीते की खेती आजीवन करनी है और आजीवन ही जैविक करूँगा। मेरे को नहीं चाहिए 2 क्विंटल एक पौधे में, मेरे को 60 से 70 किलो पपीता चाहिए एक पौधे में, बस इनफ है। क्यों? मैं खुश, मेरा परिवार खुश और मैं जिसको बेचने जा रहा हूँ वो खुश और जिस ग्राहक के पास पहुँचेगी वो खा के खुश। इस खुशी के लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि जो भी काम करूँगा मेरे जीवन में जैविक खेती करूँगा, चाहे सब्जी करूँ, चाहे फ्रूटिंग का फ्रूट प्लांट लगाऊँ। अभी आगे मेरा बहुत लंबा प्रोग्राम है, मैं 7-8 तरह के आम भी लगा रहा हूँ, अनार, सिंदूरी अनार की खेती कर रहा हूँ और पपीते की खेती। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको वीडियो बनेगा इसी ज़मीन में, पूरे में प्लांटर से कर रहा हूँ और पूरा 101% जैविक रहेगा। जैविक के अलावा मेरे को यूरिया का नॉलेज नहीं, यूरिया कितनी डालनी है और न मैं किसी को नाम लेना पाप समझता हूँ, मेरे को नहीं आवश्यकता। क्यों? मेरे को गोबर खाद मिलती है और पानी है। जो किसान ये बोलते हैं कि मतलब ये तो शुरू से डालते आ रहे हैं, हम क्यों बंद करें, हम डालें, इससे उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए राधेश्याम जी, इसमें क्या राय है आपकी? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी आपको क्लियर करता हूँ, मैं गया हूँ काफ़ी किसानों के पास, तो मेरे को भी सवाल किए, अरे भाई साहब ये ज़मीन बगैर जहर ये अनाज देती नहीं है। लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि बिना जहर डाले आपकी खेती संभव नहीं है। अब ये निकले कैसे साहब? तो मेरे जैसे अगर जवान, मेरे जैसे किसान जिस दिन खड़े हो गए तो ये बात भी दिमाग से निकल जाएगी। आज मेरे बगीचे में कोई आता है, मेरी पपीते का जो टेस्ट स्वाद चख के जाता है ना, वो जाके बोलता है भाई साहब लगाएंगे 500 पौधे लेकिन जैविक लगाएंगे।
तो अपने आप थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा। अब क्या खेती में इतना लोगों को मतलब भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई है कि आप जब तक जहर नहीं डालोगे आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी। और मेरा ये चैलेंज है कि जहर से ज़मीन बंजर भले हो सकती है, उपजाऊ कतई नहीं हो सकती। जिस बच्चे को माँ का दूध और गाय का दूध जिसका बचपन में मिल गया तो उसको हॉर्लिक्स और ये सेरेलेक्स फेरेलेक्स क्या क्या आइटम आते हैं मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो पिलाने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। जिस पौधे को आप बढ़िया नेचुरल खाद और पानी दे रहे हैं तो 30 साल नुकसान प्रकृति कर सकती है, ईश्वर ही कर सकता है। बाकी किसी औकात नहीं कि आपकी फसल में कोई नुकसान हो जाए। हाँ, कीड़े भी लगेंगे, कीटाणु भी लगेंगे, सबका ट्रीटमेंट आपके घर में ही है, 0 बजट में। मैं तो आज तक खाली एक गुड़ जो सड़ा हुआ घटिया से घटिया गुड़ खरीद के लेके आता हूँ, उसके अलावा मैंने तो मालूम नहीं है। यह पपीता बगीचा आपके सामने आप स्टार्टिंग में बना के लेके गए, तीसरा वीडियो है आपके चैनल के माध्यम से। आज तक मैंने दवाई का नाम ही नहीं जानता हूँ, कौन सी डालनी क्या डालनी। गुड़ लाता हूँ वो भी घटिया से घटिया भाई साहब, कोई हल्की क्वालिटी का गुड़ है, वो गुड़ और छाछ और कॉपर तांबा सब कुछ जैविक है। 2-3 आइटम है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं। अब मान लीजिए राधेश्याम जी, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पहली बातों में कि आप किसानों की बात किसानों तक बहुत अच्छी तरह पहुँचा रहे हैं। इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल का और आपकी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे यहाँ। भाई साहब, होता क्या है, किसान के दिमाग में जो बात बिठाई गई है ना, अब वो निकले कैसे, तो उसका उदाहरण है कि या तो आप उसको कुछ करके दिखाओ। आज मेरे पास जो आते हैं ना, पहले मैं इनको कितनी पपीता हुई वो गिनती करते हैं, क्या भाव मिला, मैं बोल नहीं, पहले बैठो आप, इस पपीते को खा करके मिठास नहीं बताना है, इस पपीता का स्वाद बताओ आप। जैसे ही मैं खिलाता हूँ पहली बात बोले भाई साहब पपीता बहुत खाई जीवन में, इतना स्वाद नहीं है। पहला सवाल ये कहता हूँ। अब मैं बोलता हूँ स्वाद क्यों है, बोले भाई साहब ये आपकी मेहनत है, मेरी कुछ मेहनत नहीं है। मेहनत हर किसान करता है भाई साहब, और मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं जो जहर डालता है ना। मैं तो जैविक स्प्रे करता हूँ महीने में 2 बार, और जहर डालने वाले को 4 बार डालना पड़ता है, 5 बार डालना पड़ता है। ये कभी घास मारने की दवाई, तो कभी कीटनाशक दवाई, कभी यूरिया, तो कभी ये तो कभी वो, कुछ नहीं डालना भाई साहब। 0 बजट पे खेती करो और जैविक करो, आप बहुत खुशहाल होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी सी आपकी प्रोडक्शन यानी आप जो कोई चीज़ उत्पादन जो कर रहे हैं उसमें हो सकता है 19-20 का भाव 19-20 का फर्क पड़े, तो भाई साहब आपकी चीज़ की रेट भी तो मिल रही है। आज मार्केट में मैं आपके माध्यम से वो भी बताया, तो भाव भी बताया लोगों को। आज मार्केट में पपीते की मंडी की रेट है 18 रुपये। मेरी कल पपीता यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाएगी, 50 रुपये किलो जाएगी। 1 क्विंटल पपीता भेज दिए, पहले स्पेशल ऑर्डर लगा कि भाई साहब आप बस के द्वारा भेजेंगे तो मैं किराया दे दूंगा, नहीं आप टेम्पो से भेज दी मैं किराया दे दूंगा। 50 रुपये किलो में मेरी यहाँ से पपीता जाएगी। क्यों जाएगी? अपनी पपीता में गुण है, क्वालिटी है। दूसरी बात, आज की युवा पीढ़ी है वो काफी जागरूक हुई है, पढ़े लिखे भी है, और ये सोशल मीडिया और आपके जो चैनल्स जो चल रहे हैं ना, उन्होंने काफी हद तक लोगों की आंखें खोली है। और धन्यवाद करता हूँ मैं आप जैसी जो टीम जो लगी हुई है इस सर्वे में लगी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। आप लोग ऐसी अच्छी खबरें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों की आंखें खोल रहे हैं। इस बात के लिए आपके चैनल्स को और आपकी टीम को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर क्या है कि सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों को जागरूकता मिली कि नहीं अब जहर नहीं खाएंगे, कम खा लेंगे, जहर नहीं खाएंगे, पैकिंग वाला नहीं सामान खाएंगे। हम तो भाई साहब गार्डन फ्रेश कहाँ मिलती खेती, भले हम पेट्रोल जले उसमें, चाहे बहुत अच्छा सुंदरता वाली फ्रूट नहीं मिले, अच्छी सुंदर मूली नहीं मिले, और बहुत अच्छे गोभी के फूल नहीं मिले, ऐसे मरे हुए रहेंगे। जो नेचुरल चीज़ रहेगी ना वो बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग नहीं होगी। मेरे पपीता देख लो आप, कहाँ शाइनिंग है। लेकिन जब खाओगे सब्जी बनेगी तो पड़ोसी को मालूम पड़ेगा भाई साहब आज कौन सी सब्जी आपने फ्राई की है, इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बता देगी। तो आप लोगों का ही धन्यवाद करता हूँ मैं। और एक चीज़ ये बताएंगे कि आप जो ये मार्केट में जो पपीता आती है जी, उसकी सेल्स जो लाइफ होती है जी वो कम मतलब ज़्यादा दिन तक रहती है जी, क्या कारण है इसका? देखिए मतलब ना उसको केमिकल के कारण रहती है, क्या कारण? देखिए मेरे आपका कैमरा मैन अभी रिकॉर्डिंग करके दिखाएगा, मैं 80 से 90% फल मेरे पौधे में जो तैयार होगा ना उसकी हार्वेस्टिंग करता हूँ। पहली बात तो ये, मेरे को कच्चा तोड़ करके केमिकल में दबा करके और उसको क्या क्या जहर डाल करके उसको तैयार करके 1 हफ्ते के लिए नहीं रोकना है। मेरी 80 से 90% पपीता पौधे में तैयार होती है, नेचुरल तरीके से तैयार होती है, उसकी हार्वेस्टिंग करता हूँ, उसकी तुड़ाई करता हूँ, फिर ले जा करके घर में 1 दिन रहती है, 2 दिन रहती है, 3 दिन रहती है, 5 दिन रहती है। 1 हफ्ते तक मैंने रिजल्ट निकाला। 1 हफ्ते तक मेरी पपीता में सड़ना
और गलना तो बहुत बड़ी बात है, सलवट भी नहीं गिरती। क्यों? कि नेचुरल प्राकृतिक है। और अगर 80% 90% फल या सब्जी आपकी खेत में तैयार हो गई जैविक तरीके से, और उसको आप हार्वेस्टिंग करके और उसको रखते हैं, तो भाई साहब उसका स्वाद और अलग हो जाएगा। अब केमिकल वाली जो चीजें हैं उसमें भाई साहब सुंदरता है, स्वाद और ताकत खत्म है उसमें, न ताकत है उसमें न स्वाद है। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कहीं खा के देख लीजिए आप। जो नेचुरल चीज है। मान लीजिए आज खेजड़ी है राजस्थान का, ये मान लीजिए राज्य वृक्ष है। अब इसकी सांगरी आप देखिए, वो स्वाद कहाँ है जो अगर हम इसमें सांगरी लगा करके उसमें जहर देकर जो खेजड़ी तैयार कर रहे हैं, वो स्वाद नहीं मिलेगा आपको। केर है, सांगरी है। अब ये तो नेचुरल प्राकृतिक है। तालाब में कौन खेती करने गया, कौन जहर डालने गया? तालाब से जो केर आ रहे हैं, आप क्या रेट उनकी और कहाँ मिलते हैं और कितनी मेहनत से तैयार होते हैं, कैसे लोग हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी। लेकिन उसका स्वाद देखो भाई साहब, आज विदेशों में केर का नाम है आपके राजस्थान का। ये मालिक है, वो एक तरह की ऋतु फल है वो। मैं ऋतु फल कह सकता हूँ उसको। राजस्थान की औषधि और ऋतु फल है। बाहर विदेशों में मांगे, क्यों मांगे? बिल्कुल 100% नेचुरल है, 100% प्राकृतिक है। हाँ, और गुण भी है, ताकत भी, पावर भी। उसको कौन उगाने जा रहा है? वो अपने आप ही उगरेगी। वो देखो आप। तो भाई साहब किसान के दिमाग में ये भ्रांतियां भर दी गई है कि बगैर जहर डाले आप खेती नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसके विरोध हूँ, मैं इसके विपरीत हूँ इसके। ऐसा नहीं है। आप 2 साल आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आज ये मेरे खेत में 34 साल है। गोबर खाद के अलावा नो एंट्री है। आगे तो नो एंट्री रहेगी। 4 साल नो एंट्री है। खाद और पानी देता हूँ, बस कुछ नहीं है। रिजल्ट है जो आपके सामने है। ये 3 बीघा में पपीते लगाई थी, 2,70,000 रुपये अभी तक मैं सेल कर चुका। लगभग समथिंग 1 लाख भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे तोला नापा तो नहीं है। अब सोच लो आप 2 साल में आपका हिसाब जोड़े तो 50,000 रुपये बीघा की ये ज़मीन मेरी दे रही है। 2 साल का हिसाब भी जोड़े ना, तो मेरा खर्चा निकाल के दे रही है 50,000 रुपये बीघा की। आप कौन सी खेती ऐसी करती है तो बीघा में 50,000 रुपये आपको अनाज कोई फसल हो सकती है? मेरे हिसाब से राजस्थान में तो कोई जीरा और अजवाइन सौंप के नहीं कर सकता, बाकी नहीं। हाँ, वो फसलें हैं लेकिन। हाँ। अच्छा, थोड़ा इस बारे में जाने की, मतलब जो किसान साथी ये करना चाहते हैं जी, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, निसंकोच आप पपीते की खेती करो। इसमें 2 शर्तें हैं। पपीते की खेती में सबसे बड़ा मुख्य चुनाव जो है पौधे का चुनाव। आपको पौधा असली ही खरीदना है। अब असली कौन सा खरीदना है? असली का नाम है रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड ताइवान। पौधे बहुत आ रहे हैं। यह है ताइवान का पौधा है। अब हिंदुस्तान की है एक VNR कंपनी की अमीना और शबनम। बहुत अच्छे पौधे हैं, बहुत अच्छे फल है। गुजरात की एक 14 नंबर और 15 नंबर, और एक हिमाचल की है, लेकिन वो अपने यहाँ सर्वाइव नहीं है। देखिए, अगर कमर्शियल बेस पे आप पपीते की खेती करना चाहते हैं तो आपको रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड का ही चुनाव करना होगा। अब क्यों करना होगा? इसमें एक चीज मैं पूछ लूं आपसे, जो पहले देसी होती थी जी पपीता जी, अगर उसको कमर्शियल तौर पर करें तो क्या लाभ है और क्या हानि है? देखिए, देसी में क्या होता है, आज ये कमर्शियल तौर पे रेड लेडी आप पपीता करते हैं, आज आप पौधा लगाइए, 7वें महीने हाईएस्ट लास्ट तक इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 9वें महीने आप तोड़ना चालू कर दो इसको। अब साहब आप देसी पपीता लगाते हैं, देसी पपीता हो सकता है कि 1 साल तक आपको फूल के भी दर्शन नहीं हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरी पपीता 3 फीट के बाद में यहाँ से फल चालू है, तो कोई बच्चे को बोलेंगे यार पपीता तोड़वानी है तो तोड़ना बड़ी बात नहीं है। अब वो देसी पपीता करते हैं, उसकी हाइट 10 से 12 फीट मेरे घर में पौधा लगा हुआ है, काफ़ी टाइम से मैं लगा रखा हूँ सैंपल, एज ए सैंपल। पहली बात तो उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होगी कि आप हार्वेस्टिंग करोगे, अगर 1000 पौधे लगा रहेंगे तो आप 1 महीने में उसकी पपीता नहीं तोड़ सकते। सीढ़ी लगाओ, पपीता तोड़ो, चढ़ो और फिर नीचे उतरो, 2 तोड़ के लानी है, फिर दूसरे पौधे पर लगाओ। तो भाई साहब हम लोग किसान आदमी इतना टाइम समय रहता नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी बात, इसकी जितना प्रोडक्शन है, इसमें जितना फल, जिसमें फल लगते हैं उसके एवज में 25% ही फल आपको जैविक जो देसी पपीता लगेगा उसमें। स्वाद उसका इससे बेहतर है, स्वादिष्ट है वो, लेकिन उसको भी आप रोक, लेकिन वो कमर्शियल तौर पर वो कमर्शियल नहीं किसी एंगल में लाभ नहीं दे सकते नहीं। अब उसमें होता है क्या है, अभी देखिए आप जनवरी माह में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप देख लीजिए वापस फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। उसमें क्या है, जैसे ही नवंबर का एंड हुआ फ्रूटिंग बंद,
कब फरवरी लास्ट होगी उसके बाद प्रोटीन स्टार्ट होगी, इतनी जगह छोड़ दी फिर चालू हो जाएगी, फिर इतनी जगह छोड़ दी फिर चालू हो जाएगी। तो वो कमर्शियल बेस पे करेंगे तो उसमें कोई फायदे वाली बात। अच्छा, कहने का मतलब उसमें पेड़ ही हाइट ही बढ़ेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी और फल बहुत कम लगेंगे। फल ये मान के चलो गिनती के फल लगेंगे। आज मेरी पपीता का हिसाब बताऊं मैं तो 65 से 70 तक फल मैंने गिनती की है मेरे फार्म पे, एक पेड़ पे। एक पेड़ पे 2 साल का पौधा होने जा रहा है, हुआ नहीं होने जा रहा है, अभी आपके सामने लगे हुए हैं भाई। लगभग 30-35 पपीता अभी मौजूद है उसमें भाई साहब। 5 साल बाद में भी आप गिनती करेंगे तो 65 फल 5 साल में नहीं होंगे। हालांकि मरेगा नहीं वो पौधा, उसको आप 7-8 साल तक जिंदा रख सकते हैं, लेकिन जिंदा भरने के लिए एक फल तैयार हो गया, फिर 1.5 महीने बाद में एक तैयार हो गया, फिर 25 दिन बाद में एक तैयार हो गया, ये हाल है। तो उसमें कॉमर्शियल बेस पे व्यापारिक तौर पर नहीं कर सकते आप। कहने का मतलब वो तो यही है कि व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत काम चलाओ हुए, ठीक है, अपने घर में पौधे लगा रखें और स्वाद के लिए कभी पौधे का पौधा और स्वाद भी खाना है, 1-2 पपीता मिल रही है, बस यही बात है। कमर्शियल बेस पे करते हैं तो ये आपको रेड लेडी की जो 786, इसमें एक रेड बेबी भी है। रेड बेबी में रेड लेडी में क्या फर्क है बता दो आपको। रेड बेबी के फ्रूट छोटे हैं, फ्रूट जो है ना 1 किलो के अंदर का वेट है, और ये जो रेड लेडी है ना इसमें भाई साहब 3 किलो और 400 ग्राम की पपीता मेरे फार्म पर मैंने एक बार तुलाई की अभी। 3 किलो 400 ग्राम तक की फ्रूट मेरे, और अभी मौजूद भी है, अभी रिकॉर्डिंग करके सब लोगों को तो शेयर भी करना। तो कमर्शियल बेस पे आप करते हैं तो आपको रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड का ही चुनाव करना है, तो ये मुनाफा दे देगी जी। इसमें लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप 50,000 रुपये बीघा का, मैं लोग तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फेंकते हैं, लेकिन मैं किसान आदमी हूँ, किसी को बर्बाद करना, किसी को बग लाकर खेती करवाना बेकार है। 50,000 रुपया बीघा का आराम से आप ये साल का मुनाफा आराम से दे सकती है, नहीं संकोच। 1 बीघा का? 1 बीघा का। और आपने 3 बीघे में लगवाई? 3 बीघा लगाई। अच्छा, आपका भविष्य में क्या प्लान है इस पपीते को लेकर? क्या देखिए, मैं इतना मोटिवेट हो गया हूँ पपीता से कि मैंने अब थोड़ा सा धोखा भी हो रहा है कि 700 पौधे लगा के बहुत बड़ी गलती की। उस टाइम अगर मेरे 2000 पौधे होते तो आज 5-7 लाख रुपए घर वाले को देता और आगे तक लोगों को भी काफी देखने को कुछ मिलता। लिमिटेड जगह 3 बीघा जमीन क्या कारण रहा कि 700? कारण ये रहा कि बस डर बैठा दिया लोगों ने कि पपीते की खेती संभव नहीं है, राजस्थान में संभव नहीं हो सकती। और फिर अच्छे जो जाट किसान है वो नहीं कर सके, आप ब्राह्मण हो आप कैसे कर सकते हो। मैं बोला भाई जाटों के मुकाबले तो मैं किसान नहीं हूँ, जाट भूमिपुत्र है और बहुत ही बढ़िया मेहनती है, उनके मुकाबले उनके सामने तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं, मेरी कोशिश रहेगी भाई उनकी नकल तो करें कम से कम। तो ये नकल का रिजल्ट आपके सामने है, कभी ठीक रहा। डर यही है कि ठंड से लोगों को घबराहट है कि ठंड में ये पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, 100% मरेगा। लेकिन अगर भाई साहब किसान ये फ्लाइट बनाने वाला किसान का पुत्र ही है, जो फ्लाइट और रॉकेट जो बनाई है ना वो किसान पुत्र ही है, तो वो फ्लाइट बना सकता है तो हम एक पौधे को जिंदा नहीं रख सकते। इतने बड़े किसान नहीं हम, कितना काम तो कर सकते हैं आप। तो भाई साहब सब कुछ संभव है दुनिया में, बशर्ते कि करने वाला चाहिए। सब कुछ संभव, असंभव कुछ है ही नहीं दुनिया में। थोड़ा ये बताएंगे कि जो अभी आपने बताया था कि मैं इस खेती को लेकर बहुत खुश हूँ जी, तो अब इसमें आगे क्या करना, मतलब क्या करने का विचार? अब आगे यही है कि अब देखिए, जब भी पपीते में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, पपीते का खेती का आप चुनाव करें तो समय को भी मद्देनजर आप रखते हुए खेती करें। समय का मतलब क्या है कि आप फरवरी में अगर पौध रोपण करेंगे तो इसका रिजल्ट आगे बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहली साल आपको इसको ढकना नहीं पड़ेगा। हार्वेस्टिंग चालू करेंगे, पौधा प्री मैच्योर हो, मतलब मैच्योर हो गया, ये पहले प्री मैच्योर रहता है उसको ढकना पड़ेगा। पौधा जब पौधा मैच्योर हो जाए, कुछ तो पौधे की ताकत होती है, फिर कुछ तो ढक देते हैं तो पौधा बच जाता है। तो फरवरी में ही पौध रोपण करें। पौध रोपण का समय है फरवरी से मार्च तक, मार्च 30 तारीख तक आप लास्ट कर सकते हैं। और अच्छा, आपके एक सेकंड कि आपने बताया कि फरवरी में ही करें, तो फरवरी में ही क्यों करें? ये ठंड की सीजन निकल गई, ठीक है। फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अच्छा, कहने का मतलब है वापस तब तक सर्दी आएगी। आपके पास 9 महीने का समय है फरवरी के बाद। तो 9 महीने में पौधा मैच्योर होकर के और ताकतवर हो जाता है। कुछ तो पौधे की ताकत और कुछ आपको ढकना पड़ेगा। दूसरी बात, उस टाइम में किसान की हिम्मत अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है कि 9 महीने बाद में इसकी पपीते की तुड़ाई चालू होती है। और जिस घर में भाई साहब एक बच्चे को जब पालते हैं, पोसते हैं, जिस दिन वो कमाने लग जाता है ना, तो उसके ऊपर खर्चा करने में दिक्कत नहीं होती आदमी को। जिस दिन वो कमाने लग जाता है तो बोलेंगे बेटा जूता है, तुम तो इसका नहीं, रिबॉक का जूता पहनो आप, लिबर्टी का जूता पहनो आप। तो उसकी कमाई आ रही है, उससे हम जूते उसको खरीद दिक्कत कर रहे हैं, हम कहाँ दिक्कत हो रही है, खुशी भी हो रही है। तो वही बात है, जिस दिन किसान के पास में
ऐसा लगेगा कि यार आज तो 1000 रुपये तो आ ही गए, अब रोज तो 1000 रुपये आ ही जाएंगे। तो भाई साहब 1000 रुपये रोज के किसान को जब आ रहे हैं, और इस जीव बहुत मैंने तोड़वा में बताता हूँ आपके माध्यम से, 1 घंटे का काम अगर 2 आदमी 1 घंटे पपीता तोड़ेंगे तो आराम से आप 1.5 से 2 क्विंटल पपीता तोड़ सकते हैं इन पूरे एक ही घंटों में। 2 घंटों में 2 घंटों में 2 बंदे रहेंगे ना, 1 क्विंटल पपीता तोड़ करके बाजार में आराम से पहुंची, लंबा समय नहीं लगता है। तो आराम से भाई साहब इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको कहीं बेच सकते हैं आप। इसके लिए आपको विशेष मंडी की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आइटम ऐसा करते हैं हम, मान लीजिए आज छोटी सी बात बता दूं मैं, आप केसर की खेती हमने कर लिया, केसर हो सकती है, वो कर सकते हैं हम। केसर की खेती तो सर जी कर ली हम, अब इसकी मंडी कहाँ है, इसको कहाँ बेचने जाए? मैंने गोभी का बीज तैयार कर लिया, कहाँ बेचने जाए, कौन सी कंपनी लेगी? कंपनी हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगी कि हमने ओरिजिनल बीज तैयार किया है? तो वो दिक्कतें इस पपीता में नहीं आएगी। पपीते को आप कहीं भी ऑल ओवर हिंदुस्तान में चलने वाली चीज़ है, 6-12 मास चलने वाली चीज़ है, और एक तरह की आयुर्वेदिक फल है ये। पपीते को आप फल नहीं कह करके उसको आयुर्वेदिक फल कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें अगर जैविक है तो 100% आयुर्वेदिक फल है, तो इसमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा ठेला से स्टार्ट करके बड़े से बड़े व्यापारी तक इसको पहुंचा सकते हैं। मंडियों में इसकी आवक बहुत ज़्यादा है और सेल भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति खरीदना चाहे तो उसको कैसे पहचान करे कि ये जैविक है? पहचान नहीं कर पाता। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया सर जी, और इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके माध्यम से इस राजस्थान सरकार और भारत सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ कि किसान के डिस्ट्रिक्ट या तहसील या ब्लॉक स्तर पर एक ऐसी लैब होनी चाहिए कि वो किसान ये साबित कर सकते हैं आज मेरे पास 2 चीज़ है और दोनों 100% जैविक है। लेकिन मैं जबानी तौर पे कह रहा हूँ ना, आपको कैसे यकीन है? आप विश्वास नहीं कर सकते। अब विश्वास क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास प्रमाण क्या है? मैं क्या प्रूफ करूँ कि मेरी पपीता जैविक है? भले आप तो एक मेरे नज़दीक के बंदे हो या मेरे से पहचान वाले हो, आप तो विश्वास कर सकते हैं। मैं एक अनजान व्यक्ति को मेरा शहद बेचने जा रहा हूँ, मेरी पपीता बेचने जा रहा हूँ, तो उसको कैसे विश्वास होगा कि आप जो सामान जो लेके आए हैं ये इसमें शुद्धता है, इसमें ये जैविक है, 100% शुद्धता है, ये इसका क्या जवाब मेरे पास, प्रमाण क्या है? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विशेष तौर से विनती और प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान सरकार में जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचे, सर आप ये कोशिश करो कि किसान के कम से कम तहसील ब्लॉक स्तर पर एक लैब होनी चाहिए, और उस लैब में सब्जी की, अनाज की, फ्रूट की, जो भी आइटम हम जैविक तैयार कर रहे हैं उसकी कम से कम लैब टेस्ट की रिपोर्ट हमको अगर मिल जाए तो हम ठोक हो जाएगी। आज मेरी पपीता जो 50 रुपये किलो जा रही है, मेरा चैलेंज, अगर मेरे पास लैब टेस्ट की रिपोर्ट हो तो मैं 70 रुपये किलो इस खेत में जहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस फार्म में बैठा पपीता बेचूंगा मैं। लेकिन सर प्रमाणित कैसे करें? प्रमाणित लैब हो जाए तो किसान को मेहनत। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है? जैविक जो खेती कर रहा है, काफी लोग शेयर नहीं कर पाते या काफी लोगों को याद नहीं आती। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, किसान कहाँ मर रहा है जैविक खेती में? किसान वही मर रहा है, कम लागत में खेती कर रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी दिक्कत नहीं है। कम प्रोडक्शन हो रहा है वो दिक्कत नहीं है, कम लागत कर रहा है वो भी, उसको फायदा मत गिनो। दिक्कत ये हो रही है कि भाई साहब कम लागत में खेती स्टार्ट कर ली, कम खर्चे में जैविक की है, और उत्पादन भी बहुत कम हुआ। अब ये कवर कैसे हो सर जी? ये कवर ऐसे हो, अगर आज यहाँ लैब की जांच सुविधा उपलब्ध हो और उसका टैग हमको मिले तो मेरी पपीता मेरी मर्जी में 100 रुपये किलो बेचूं, और आपको यहाँ से ले जानी पड़ेगी। क्यों ले जानी पड़ेगी? कि मेरे पास प्रमाण है, गवर्नमेंट के सरकारी प्रमाण। आज मैं आपको आपके साथ बकवास या बयां कर सकता हूँ, उसको बकवास ही मानो आप, लेकिन मैं प्रमाणित नहीं कर सकता कि मेरी जैविक खेती है। खाली विश्वास के तौर पे आप मेरी पपीता खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्रमाण क्या है कि मेरे पास पपीता है या मेरे पास शहद है, जो भी चीज़ आप उत्पादन कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है? तो आपके माध्यम से सरकार से मैं दोबारा आग्रह करता हूँ कि कम से कम एक लैब टेस्ट की व्यवस्था जिला स्तर पर तो कम से कम हो ही, जहाँ से लैब टेस्ट का टैग ला सके, और टैग मिल गया, जिस किसान को टैग मिल गया उसका फल सब्जी बेचना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और तो अगर ऐसा काम हो गया तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि बहुत अच्छा किसानों के लिए बहुत बढ़िया रास्ता खोल दिया आपने कमाई का। तो थोड़ा ये आप ये बताओ कि जैसे आपने ये पौधे लगाए तो अदर क्षेत्र में आपने देखा इसको, पपीते की खेती को, और यहाँ पर जो तापमान है उस तापमान की अगर चर्चा करिए तो क्या है कैसे? देखिए 40 डिग्री से ऊपर अगर अपने यहाँ टेम्परेचर जाता है, अच्छा, और स्वाभाविक है राजस्थान में जाता है, उस टाइम पपीते को पानी की थोड़ी सी
मात्रा ज्यादा चाहिए। दूसरी बात, एक 9 तपा बोल करके 9 दिन गर्मी पड़ती है भयानक राजस्थान में, और राजस्थान के हर जिले में आती है। कहीं उसका प्रकोप कम है तो कहीं ज्यादा है, लेकिन वो 9 तपा का जो टेम्परेचर है वो ये मान ले 50 से तो ऊपर 100% ज्यादा जाता है। उस टाइम आप 2 सिस्टम से पौधे को बचा सकते हैं, पौधा नहीं मरेगा लू में आपका। एक तो आपकी जो पश्चिम साइड है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम फुहारे चला दीजिए, एक बात तो ये। दूसरी बात, एक नेपियर बाजरा आता है बाहर का, जो चारा आता है गायों का चारा, उस बाजरे की एक पश्चिम और उत्तर की साइड में आप मेड़ बना देंगे तो लू का प्रकोप काफी कम लगेगा। आपको गर्मी में 9 दिन जो 9 तपा का जो टेम्परेचर होता है ना, उसमें पौधे को बचाना है, और वो बच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा फार्म आपके सामने है, 2 साल का फार्म हो गया है, अभी नेक्स्ट का 9 तपा और देखेगा, कोई वैसे चिंता वाली बात नहीं है। और अगर ये पपीता लगाए तो इसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मतलब पीएच का ध्यान रखना पड़ता है मिट्टी में? देखिए, मिट्टी का तो वैसे चुनाव तो अच्छी बात ही है, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में आप ये पपीते की खेती कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी। खाली आपका जो पानी का TDS है वो 1000 के नीचे चाहिए। उसमें फ्लोराइड की अगर मात्रा ज़्यादा है तो ये खेती संभव नहीं है। वहाँ संभव कैसे है? 60-40 का रेशो, यानी 40% तो ये खारा पानी और 60% बारिश का पानी अगर डिक्की में आप तालाब में या कोई मेड़ बना करके उसमें इकट्ठा करके अगर खेती करते हैं तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और अगर इनकी रोपाई की बात की जाए तो कितनी तो दूरी रखनी चाहिए? देखिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई में कितनी बढ़िया सिस्टम से अगर करते हैं। मैंने थोड़ी सी कई गलतियां की है और मैं आपके माध्यम से करता हूँ, क्योंकि संपर्क भी लोगों से ये साझा चाह रहा हूँ कि मैंने जो गलती की है किसान गलती नहीं करे। कम से कम पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और बेड़ से बेड़ की दूरी 8 फीट होनी चाहिए। इस हिसाब से पौधरोपण करेंगे तो शिखर का देखिए, राजस्थान में भी एक चक्कर हो रहा है। जहाँ तक ये वीडियो राजस्थान में देख रहे हैं, वहाँ के राजस्थान के लिए बता रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ हर जिले का एक अलग नाप है। जयपुर का नाप अलग है, शिखर का नाप अलग है, नागौर का नाप अलग है, चूरू का नाप अलग है, बीकानेर का। मैं शिखर के नाप से बता रहा हूँ। शिखर के नाप से 1 बीघा खेती में 250 पौधे आराम से आएंगे, इससे ज्यादा पौधे आएंगे नहीं। और 250 पौधे अगर 1 बीघा में आते हैं तो 4 से 5 बीघा खेती आराम से किसान कर सकता है। कम पानी में, कम बजट में ये खेती संभव है। और जमीन कैसी भी हो, अगर आप उसको उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो आपके पास जैविक गोबर खाद, केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट या भेड़ बकरी की जो खाद होती है, वो खाद अगर आपके पास पर्याप्त है तो आपको जमीन की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जमीन को उपजाऊ आप बना सकते हैं, ये आपके हाथ में। और सिंचाई, अगर पानी की बात की जाए तो पानी कैसे क्या दिया जाना चाहिए इसका? पानी देखिए, पपीते को बहुत पानी खड्डों में, जैसे आम का बगीचा लगा रखा है, हम लोग एक खड्डा बना करके उसमें भरते हैं पानी। पपीते में पानी भरने की आवश्यकता नहीं। पपीते में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको नमी बना के रखनी, यानी शीलन अगर आपकी बेड़ में है तो पपीता के लिए पानी पर्याप्त है। बहुत पानी इसमें मतलब आपको वेस्ट करना ही नहीं है। अच्छा, नामात्र चाहिए? नामात्र पानी चाहिए, लेकिन नमी चाहिए। आप नमी बना के रखेंगे तो सर्दी, गर्मी और वर्षा में तो आपको मतलब ये समझो 2.5-3 महीने तो आपको फार्म की तरफ देखना ही नहीं है कुछ। खाली आपको जो जंगल घास जो है इसको हटाना है और आराम से बेड़ का ध्यान रखना है। बाकी साफ सफाई जितनी आप रखेंगे। अब ये सवाल रहा कि पत्ते, अगर ये पत्ते आप नहीं तोड़ेंगे, जो सूख के, आपका कैमरामैन शायद रिकॉर्डिंग दिखा देगा, पत्ते जो सूख जाते हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है। अब उनको हटाना क्यों जरूरी है? सूखे पत्तों में एक क्या है कि व्हाइट फ्लाई है, सफेद मच्छर एक, जो क्या जिस फूल पे बैठता है ना, फूल को नष्ट कर देता है। अच्छा। और वो रस चूसक भी है, दोनों बीमारी उसमें। तो वो जो सूखे पत्ते हैं उनमें जा करके अपना घर बना के उसमें इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे सूखा पत्ता ऐसे लटक जाता है, तो इसके अंदर घुस जाएगा, वो आराम से अपना रात को दिन में आराम से बैठा रहेगा। जैसे भोजन की जरूरत होगी, जाएगा फूल में, फूल को नष्ट करेगा, फिर जाके बैठ जाएगा। तो जिसमें इसमें जो पुराने बूढ़े पत्ते हो गए, ऑरेंज पत्ते हो गए, पक गए, सूख गए, उन पत्तों को आप जैसे समय मिले आपको इनको हटा करके एक जगह स्टोर करना चाहिए। नीचे आप डाल देंगे तो नीचे डालने के बाद में 2 से 3 दिन में पत्ता अपने आप ही इतना सॉफ्ट और इतना नाजुक पत्ता है, अपने आप हवा से खत्म हो जाता है। और इसमें खाद और उर्वरक का क्या करें? तो 1 बीघा के हिसाब से, शिखर के नाप से बता रहा हूँ मैं, आपको 3 ट्रॉली खाद डालनी है। 1 बीघा में 3 ट्रेलर, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है। कौन सी खाद? चाहे गोबर खाद डालो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, कोई सी खाद हो। अगर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं आप तो 1 ट्रॉली बहुत है।
ये पौधरोपण करनी है। तो 2 साल में अगर 1 बीघा में वर्मी कंपोस्ट एक टोल डालेंगे आप, तो 2 साल में पर्याप्त भोजन मिलेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा और देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें रोग जो आते हैं कौन कौन से तो रोग आते हैं, देखिए, और क्या बचाव है? मोटा मोटी मुख्यतः 3। वैसे तो देखो प्रकृति के कौन सी बीमारी किस पौधे में आ जाए वो कहना संभव नहीं है, बाकी मुख्यतः 3 बीमारी है। सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी है इसमें लीफ कर्ल, जिसको अपनी भाषा में मरोड़िया और माथाबंदी बोलते हैं। लीफ कर्ल का मतलब होता है कि पत्ता ऊपर की तरफ यूं सिकुड़ करके और यूं बंद हो जाता है। अब यूं बंद हो गया ना, 2 पत्ते बंद हो गए, फिर 3 हो गए, फिर जैसे जैसे ऊपर की मेन ब्रांच का जो भाग है वो जाकर के एकदम क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी वो पौधा खत्म हो गया। तो आपको ऐसा लगे कि किसी पौधे में ऐसी बीमारी आ रही है, आपको जैविक तरीके से करते हैं तो छाछ, तांबा, गुड़ और थोड़ी सी हल्दी, इसका स्प्रे आप समय समय पर करते रहें, आपकी बीमारी आएगी नहीं। दूसरी बीमारी है जड़ गलन। अब जड़ गलन भाई साहब दो तरीके से होती है। कैसे? एक तो ये होती है कि एक लट होती है, सुंडी लट बोलते हैं उसको, और अपनी भाषा में हमारे नागौर शिकर की भाषा में बोलते हैं गोजा लट। वो गोजा लट अगर जड़ को काट देती है तो वो ये मान लो कि पौधा खत्म है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज यही है कि आप ड्रिप में नीम ऑयल महीने में 1 बार चला दो, तो न तो जड़ गलन होगी और न किसी की तरह का जड़ में कोई कीटाणु होगा। कितना चलाए? मतलब जैसे 1 बीघा बताया आपने, 1 बीघा में आप चलाएंगे तो 100 ml बहुत काफी है। 1 बीघा में 100 ml 1 बार चला दिए, महीने में 1 बार चलाना है। छाछ का स्प्रे कम से कम महीने में आप 2 बार करो, और छाछ का स्प्रे जब भी आप करेंगे हवा का दबाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हवा बंद होगी, यानी 4 बजे के बाद में आपको इसमें स्प्रे करना है। अगर ये छाछ, तांबे वाला और गुड़ वाला स्प्रे आप कंटिन्यू करते हैं तो आप भूल जाइए पत्तों में किसी तरह की बीमारी आएगी। अब साहब रहा कि कीटनाशक, बहुत सी कीट हो गए, ऊपर लट लग गई, बहुत से ऊपर से बाहर से कोई भी वायरस कीटाणु आ गए, उसके लिए आपको क्या करना है कि 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो धतूरा, 1 किलो आक, जिसको आकड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में आक बोलते हैं, अर्क भी बोलते हैं। धतूरा शंकर भगवान के जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं उसका फूल, वो सब दुनिया जानती है। 1 किलो आक के पत्ते, 1 किलो धतूरा के पत्ते, 1 किलो नीम के पत्ते, और अगर संभव हो तो 1 किलो गाजर घास होता है जिसको पशु नहीं खाता। ये मान लीजिए जिस पेड़ पौधे को गाय नहीं खा रही है, जीव नहीं खा रही है, गाय विशेष तौर से गाय जिसको नहीं खा रही है, ऐसा क्या कारण है? उसमें जो कीटाणु रोधी जो क्षमता जिस पौधे में है उसको गाय कभी टच नहीं करती। ये 3-4 पौधे मैंने बताए आपको, आप गाय के सामने जाकर डाल दो, आप गाय सूंघेगी नहीं उसको, गाय को पहले मालूम है ये विशेषता। हाँ जी हाँ, क्योंकि वो विषैले हैं, उनमें जहर है। तो 1-1 किलो की मात्रा ये होगी, 10 लीटर गौमूत्र हो गया। अब इनको क्या करना सर जी, बगैर पानी मिलाए हुए। अब इसमें अगर आपको बहुत ही ज्यादा कीटाणु है, बहुत ज्यादा लट लगी, साहब कंट्रोल होना मुश्किल है, तो 100 ग्राम तीखी हरी वाली मिर्च, बहुत तीखी वाली, 250 ग्राम देसी लहसुन, हाइब्रिड नहीं हो चाहिए, मोटा वाला नहीं, देसी लहसुन, और 1 किलो प्याज, कांदा जिसको बोलते हैं, अपनी भाषा में कांदा समझ लो, प्याज समझ लो। तो इनका रस इनको मोटा मोटा कूटना है पत्थर पे, ऐसे ही पीसना नहीं है, ऐसे कूट दिए और गौमूत्र में डाल दो। गौमूत्र, आक, धतूरा, नीम, 3-4 चीज मैंने बता दी आपको। इनको 4 उबाले लगाने, 4 बार उबालना है। आपको लगे कि 4थी बार उबल गया, नीचे उतार लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, 20 लीटर में 500 ml, 20 लीटर पानी में 500 ml मिला करके चाहे जड़ में चला दीजिए, चाहे पत्तों पे चला दीजिए। आप भूल जाइए कि किसी तरह का कीटाणु रोग आपके पौधे में लगेगा। ये जैविक तरीके से सिस्टम हो गया, आपके घर पे तैयार करना है, और जो तैयार कर रहे हैं उसमें 100% शुद्धता है। इसको प्रमाणित करता आप ही हो, क्यों? आप ही पत्ते लेके आए हो, आपने गौमूत्र इकट्ठा किया है, और जहां तक संभव हो देसी गाय का गौमूत्र है तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। देसी गाय क्यों ले? देसी गाय, देखिए देसी गाय एक प्राकृतिक गाय है। ये आपकी HF है, ये ओलिस्टन है, जर्सी है, कहने का मतलब विदेशी नस्लें। ये विदेशी नस्लें हैं, जो ये आर्टिफिशियल है, ये मान लीजिए AI से तैयार की हुई नस्ल है। सही बात हो,
हाँ, यही से तैयार की हुई नस्ल है। ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसी बोल बिल्कुल आपके सामने ही है। अच्छा, कितना आप चारा खिलाओ, कितना दूध निकालो, आगे खिलाते रहो, पीछे गोबर करती रहेगी, फिर दूध निकालते रहो। देसी गाय का मतलब ये होता है कि आपने इसको लिमिटेड जो चारा, सूखा चारा खिला रहे हैं वो लिमिटेड डाल दो, खा पी करके संतुष्ट है। दूसरी बात, सर्दी में देसी गाय अगर थार पाकर या देसी शुद्ध व्हाइट सफेद कलर की गाय है तो आप देखेंगे प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? जैसे ही नवंबर का महीना स्टार्ट होगा और ठंड स्टार्ट होगी, उसका कलर काला हो जाएगा। व्हाइट एंड व्हाइट, प्योर व्हाइट एंड व्हाइट जो गाय है वो ऑटोमेटिक काला कलर हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, वो काली लगभग तो कई तो काली हो जाती है। जैसे ही फरवरी एंड होगी और मार्च का प्रवेश होगा, वो गाय एकदम व्हाइट एंड व्हाइट हो जाएगी। ये क्या तो ये प्राकृतिक गाय है, अच्छा। ओरिजिनल गाय है, शुद्ध गाय है और देसी गाय है। और देसी गाय को इसलिए पूछते हैं हम लोग। दूसरी बात, उसके दूध में, उसके गोबर में, उसके गौमूत्र में वो सब जो गुण है जो जमीन को, धरती माता को और हमको जो चाहिए, वो सब गुण विद्यमान में मौजूद है इसमें। ये प्रमाण है, शास्त्रों में प्रमाण है इस चीज का। इसके लिए गाय पूजनीय, गौ माता है। बाकी गाय तो सब गाय ही है, हम इसको नहीं कह सकते वो गाय नहीं है, लेकिन वो बनावटी गाय है, ये नेचुरल गाय। अच्छा, कहने का आपका कहने का मतलब जो अपने को पोषण दे सकती है वो पौधों को तो पौधों को, जमीन को क्यों नहीं देगी? और गाय है तो ही धरती माता है। ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करता हूँ। गौ माता नहीं है तो धरती माता नहीं है। धरती माता का गाय का एकदम स्नेह मिलन है, भाई बहन का सा प्यार का रिश्ता है। और ये दोनों का अगर आपके पास जुगाड़ है तो आपको फिर भगवान के हाथ जोड़ना, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो कि सब कुछ सही रहेगा। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि आपने जो ये बेड बना के खेती की है जी, और अगर समतल में किया जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आप सवाल अच्छा किया आपने। समतल में इसमें होता क्या है, समतल जगह वहां करनी है कि आपके पास लिमिटेड, मान लीजिए आज आप नेट हाउस में पपीता लगाते हैं, ग्रीन हाउस में पपीता लगाते हैं, तो नेट हाउस, ग्रीन हाउस आपके पास 2 से 3 बीघा से ज्यादा इनफ है, 3 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। उसमें अगर आप 8 बाई 8 का दायरा छोड़ दें तो किसान को नुकसान है। आपको पौधे से पौधा टच हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको एक लिमिटेड जगह है, उस लिमिटेड जगह में खेती करनी है। अब इसमें फायदा और इसमें फायदा और नुकसान क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा और नुकसान बता दूं मैं। जब आप फल तोड़ने जाते हैं तो एक तो पौधे से पौधा टच है। जैसे मैं इनके अंदर से कैरेट लेकर के या बोरी लेकर के या कट्टा लेकर के जैसे भर के मैं निकलता हूँ, और जो पौधा डिस्टर्ब होता है तो ये कभी भी पौधा गिर सकता है, फल, कच्चे फल टूट सकते हैं या पौधा भी टूट सकता है। आपके पास जगह पर्याप्त है, खुला खेत है, तो बेड बना के खेती कीजिए। अन्यथा ग्रीन हाउस में, नेट हाउस में करते तो आप समतल में कीजिए, उसमें आपको जमीन की खराब करने की आवश्यकता नहीं है और नई बेड बनाने की आवश्यकता। बेड, अच्छा बेड के फायदे क्या है? बेड का पहला फायदा कि मान लीजिए 20-30 की स्पीड से हवा चलती है और पौधों पे फल लगे हुए, अगर बेड आपने अच्छी बना रखी है और उसमें इसकी रूट मजबूत है, तो ये मान के चलो कि -10% ही चांस नहीं कि आपका पौधा गिर सकता है हवा से, तूफान से। बहुत खतरनाक तूफान आएगा तो उसमें तो देखिए मकानों का ही पता नहीं, तो पौधे की उम्मीद ही कहाँ करें। वो तो प्राकृतिक आपदा है, उसको नहीं कह सकते। प्राकृतिक आपदा तो दुनिया में होगी, वो हमारी में होगी, तो उस टाइम अपना घर को नहीं संभाल सकते तो पौधों को कहाँ संभालेगा? किसान की औकात ही क्या है? उस टाइम पौधे देखेगा, अपना परिवार देखेगा या पशुओं को देखेगा? पशुओं वही हाल है। तो लेकिन नॉर्मली जो हवा चलती है 20-30 की स्पीड से, नॉर्मली कभी हवा चल सकती है, तो फल लगे हुए हैं पौधे पे और ओवरलोडेड फल लगे हुए हैं, उस टाइम अगर आप समतल जमीन में लगाते हैं तो पौधा आपका गिर सकता है। दूसरी बात, मान लीजिए बेड आपने नहीं बनाई और अचानक इतनी खतरनाक बारिश हो गई कि 24 घंटे के लिए पानी रुक गया उसमें। अब 24 घंटे पानी आपकी समतल पपीता में रुक गया और थोड़ी सी हवा चल गई उस टाइम, जिसको अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में सूंटा भी कहते हैं, सूंटे के साथ में बारिश हो रही है, तो ये मान के चलो आपका फार्म सोया हुआ मिलेगा सुबह आपको, पूरे पौधे गिर जाए। हाँ जी, बेड से क्या है कि उसकी रूट सपोर्ट मिलता है, जड़ को ताकत मिलती है। जड़ रोकने के लिए, जड़ है क्या इसमें? जड़ इसकी पाँव है, पौधे के पैर है, नींव है, नींव है पौधे पे ये। तो इनके सपोर्ट के लिए जो बेड बना रहे हैं, इसमें फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान कब है? अगर आप नेट हाउस में, ग्रीन हाउस में ये बनाते हैं, उसमें न तो इतनी हवा लगती, न इतना टेम्परेचर रहता, न ठंड रहेगी, न गर्मी रहेगी, न इतनी हवा लगेगी। तो इसमें आप समतल लगा करके और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट चाहिए, दोनों एंगल से 6 फीट भी करेंगे ना तो पर्याप्त है, क्योंकि आपको उस जमीन को काम लेनी है। अपने पास जमीन पर्याप्त है तो खुला बनाओ, आराम से ट्रैक्टर निकलेगा, आराम से अपनी पिकअप जैसे लोड करते हैं, पिकअप अंदर ला के खड़ी करो, आराम से तोड़ेंगे, लोड करेंगे, बाजार जाएगी। उसमें ग्रीन हाउस में से आपको तोड़ करके बाहर लाना है सामान को, और कोई लंबा जो रहता नहीं, 2-3 बीघा हाईएस्ट है कि कोई बड़ा से बड़ा किसान होगा जिसके पास 5 बीघा ग्रीन हाउस होगा। तो ये फर्क है सर जी। और थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में जाने तो? मार्केटिंग के देखिए, जहाँ जिस तक किसान को, जैसे
कोई पढ़ा लिखा किसान नहीं है जिसको मार्केटिंग करनी नहीं आती, वो कैसे करे? देखिए, इसमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पहला काम ये करना है कि अपनी पैदावार कैसी है उसके हिसाब से अपनी जो लोकल मंडी है उस लोकल मंडी में जहाँ तक किसान को नज़दीक मंडी है वहाँ पहुँचने में फ़ायदा है। अब उसके फ़ायदे क्या बता दूँ मैं आपको कि भाई साहब, हर आदमी की एक बिजी लाइफ है, तो किसान को भी आप ऐसे मत मानो कि किसान फ्री है। किसान फ्री रहता है, किसान के पास जितना काम है ना किसी ड्यूटी वाले के पास काम नहीं। किसान 24 घंटे में शाम को ये सोच के काम बंद कर देता है कि यार अभी नहीं होगा ये काम, थक गए, ये बाकी काम कल ही करेंगे। एक काम पेंडिंग रख के किसान रात को सोता है। ड्यूटी जो करते हैं, कोई भी कर्मचारी है, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हैं चाहे सरकारी कर्मचारी, उनका एक फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के अलावा भी मान लिया अगर एक्स्ट्रा भी करते हैं 1-2 घंटे का टाइम है। किसान सुबह से लेकर रात तक अगर काम करे तो उसका कोई टाइमिंग नहीं है सब। और शाम को यही सोचता है कि यार चलो ये आज कुछ 2-3 पपीतों में बीमारी थी, इनमें थोड़ी सी स्प्रे करनी थी, चल यार तो कल शाम को करेंगे, क्योंकि समय है ही नहीं किसान के पास। तो भाई साहब, नज़दीक मंडी अगर रहेगी तो किसान का समय बर्बाद नहीं होगा। जैसे थोड़ा भले ही 5 रुपये से 10 रुपये रेट कम मिल रही है, जिस किसान भाई को पौधों की आवश्यकता हो, रेड लेडी 786 F1 ताइवान का असली पौधा चाहिए, तो मेरे नंबर मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। 99 822 57 234।